नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 जुलाई 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। बहुत सारे आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से संबंधित। पॉलिटी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा आज, जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो। आसान शब्दों में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ इसका क्या लिंक है, सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा आर्टिकल ये डिस्कस करेंगे यमन में चल रहे सिविल वार से संबंधित, ये अंत की हो रहा है। फिर यहाँ पे प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो विरोध क्यों कर रहे हैं यूसीसी के अगेंस्ट, इनका क्या पर्सपेक्टिव है। फिर इसके बाद न्यूज़पेपर के आर्टिकल से एथिकल पर्सपेक्टिव से, लेकिन एक और आर्टिकल आज मैंने निकाला था बट आज वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सी राजा मोहन का। सी राजा मोहन का हर ट्यूसडे एक आर्टिकल आता है इंडियन एक्सप्रेस में, वो अच्छा आर्टिकल होता है। इस हफ्ते लगातार मैं देखता रहा कि इस दिन स्लॉट मिल जाए, लेकिन स्लॉट मिला नहीं, तो ये आर्टिकल आज हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, मंडे को डिस्कस करेंगे। सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। लेकिन सबसे पहले एक एथिकल टर्म, मोरल रिलेटिविज्म। देखो ये टर्म मैं आपको समझाने से पहले ना इसका एक एग्जांपल देता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। देखो कुछ सोसाइटीज में ना बीफ खाना, गाय के मांस को खाना, इसे सही माना जाता है, बल्कि ये उनकी स्टेपल फूड है। जैसे हम राइस या वीट को खाते हैं ना, तो कुछ सोसाइटीज ऐसी होंगी जिनमें लोग डेली बेसिस पे बीफ खाते हैं। लेकिन कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं, जैसे हमारे देश में मान लीजिए बीफ को खाना बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है, गाय के मांस को खाना। जो चीज़ हमारे यहाँ पे मोरली रोंग है, मोरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गलत है, वो चीज़ किसी दूसरी सोसाइटी में पूरी तरह से सही है, मोरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही है। उसी प्रकार से पोर्क का एग्जाम्पल ले लीजिए। कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहाँ पे पोर्क को खाना गलत माना जाता है, और कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पे पोर्क को यानी सुअर के मांस को डेली बेसिस पे खाया जाता है। तो मोरल रिलेटिविज्म का मतलब यह है कि कोई भी मोरल स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब कोई चीज एक पर्सन के लिए सही है, एक कल्चर में सही है, तो दूसरे कल्चर में दूसरे इंडिविजुअल के लिए वो चीज गलत भी हो सकती है। मतलब मोरल स्टैंडर्ड्स एब्सोल्यूट नहीं है। मोरल स्टैंडर्ड्स वेरी कर सकते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सोसाइटी से सोसाइटी। जैसे एलजीबीटी है, कहीं कहीं पे इनको एक्सेप्ट किया जाता है, कहीं पे नहीं किया जाता, कहीं पे ये मोरली राइट है, कहीं पे मोरली रॉन्ग है। आप अपने आसपास एग्जांपल दीजिए मोरल रिलेटिविज्म का जो आपने फील किया। इसका उल्टा टर्म है मोरल एब्सोल्यूटिज्म। मोरल एब्सोल्यूटिज्म वाले ये बोलते हैं कि देखो कुछ मोरल स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो एब्सोल्यूट हैं, जो सभी पे लागू होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी समाज हो। तो मोरल रिलेटिविज्म का उल्टा वर्ड है मोरल एब्सोल्यूटिज्म। आज का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पॉलिटी से संबंधित है। इस आर्टिकल से आपके ना बहुत सारे जो पॉलिटी के कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे ड्यू प्रोसेस का प्रोविजन हमारे देश के संविधान में है या नहीं है, ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और दूसरी तरफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। गोविंद वल्लभ पंत ने क्यों विरोध किया था कि देश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रोविजन नहीं होना चाहिए। अनेकों ऐसे एस्पेक्ट्स आपके क्लियर होंगे इस आर्टिकल से। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है। देखो ये जब क्लाज है ना, यूएस के संविधान से निकल के आता है। इसका मतलब ये है सरकार ना किसी भी पर्सन की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, सरकार किसी भी पर्सन से उसकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये सब चीजें नहीं छीन सकती। अगर सरकार किसी से उसकी लाइफ, लिबर्टी या फिर प्रॉपर्टी छीनना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ फेयर एंड प्रॉपर प्रोसीजर के साथ छीन सकती है, बिना कोई फेयर और प्रॉपर प्रोसीजर के नहीं छीन सकती। जैसे देखो हमारे देश में लैंड एक्विजिशन एक्ट है, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसमें जो भी प्रोविजंस हैं उनको फुलफिल करके सरकार किसी पर्सन से उसकी प्रॉपर्टी छीन सकती है। मान लीजिए सरकार को कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना है जो जनता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, कंपनसेशन देनी होगी, तभी किसी पर्सन से उसकी प्रॉपर्टी छीनी जा सकती है। वैसे नहीं। आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए दो पर्सन्स हैं ए बी, ए ने बी का मर्डर कर दिया,
तो पुलिस ए पर्सन को गिरफ्तार कर लेगी, आईपीसी सेक्शन 302 लगाया जाएगा, केस चलेगा कोर्ट में, पूरा प्रोसीजर जो भी होता है पुलिस गिरफ्तार करेगी, पहले छोटी कोर्ट में केस चलेगा, फिर अपील फाइल की जा सकती है हायर कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर प्रेसिडेंट के पास अपील। सारा प्रोसीजर पूरा हो गया ना, तब जाके ए पर्सन को फांसी भी दी जा सकती है अगर जज ने फांसी की सजा सुनाई है। तो मतलब प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके किसी पर्सन से लाइफ भी छीनी जा सकती है। अब मतलब समझ गए, ड्यू प्रोसेस मतलब सरकार किसी पर्सन से उसकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी तभी छीन सकती है अगर फेयर और प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया गया हो, अदरवाइज नहीं। अब देखो एक और चीज, जो ड्यू प्रोसेस है ना वो भी दो टाइप की होती है। एक सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस, आप यहां पे देख लीजिए, एक सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस और दूसरा प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं, दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस में क्या देखा जाता है कि कानून है या नहीं है, सरकार किसी से लाइफ, प्रॉपर्टी या फिर लिबर्टी छीन रही है तो उसके लिए कानून है या नहीं है, कानून के तहत सरकार एक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। और दूसरी चीज, कानून में भी जो प्रोसीजर दिए गए हैं क्या उनका पालन सरकार कर रही है या नहीं कर रही है किसी से उसकी लाइफ, लिबर्टी या फिर प्रॉपर्टी छीनने में। लेकिन दूसरी तरफ सब्सटेंटिव प्रोसेस में ना इवन इस पर भी सवाल उठते हैं कि जो कानून है वो भी सही है या नहीं है। कानून होना तो वो तो बाद की बात है, पहले आप ये बताइए कानून ये ऐसा है ही क्यों। मतलब कि डिफरेंस ये है, सब्सटेंटिव में इस पर भी क्वेश्चन उठाए गए हैं कि जो कानून है जिसके तहत किसी की लाइफ, प्रॉपर्टी या फिर फ्रीडम छीनी जा रही है, वो कानून रीजनेबल है या नहीं है, वो लॉजिकल है या नहीं है, वो फेयर है या नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस में उठाए जाते हैं। और प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस में सिर्फ ये उठाया जाता है कि कानून है या नहीं है, बेकार है तो भी चलेगा, कानून होना चाहिए। दूसरा, कानून के तहत जो प्रोसीजर है उनको फॉलो करना जरूरी है, चाहे कानून कैसा भी हो, घटिया हो, चाहे वो इलॉजिकल हो, बस होना चाहिए। इस चीज पे फोकस किया जाता है प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस में। लेकिन सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस में इस बात को भी चैलेंज किया जाता है, कानून होने से फर्क नहीं पड़ता, पहले यह बताइए कानून लॉजिकल है या नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मसाला डोसा खाया, पुलिस आई, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं पूछूंगा भैया मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, क्या इसके लिए कोई कानून है? पुलिस बोलेगी नहीं, कानून तो नहीं है। तो मैं बोलूंगा आपने प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया। मसाला डोसा खाना अपराध नहीं है, फिर भी आपने मुझे मसाला डोसा खाने के लिए गिरफ्तार कर लिया। तो आपने प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। कानून होना चाहिए था कि मसाला डोसा खाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी कि आपराधिक कृत्य है। समझ गए? अब दूसरा केस देखिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सिर्फ एग्जांपल समझने के लिए। मान लीजिए सरकार ने यह कानून बना दिया कि मसाला डोसा खाना एक अपराध है। अब हमारे देश में ऐसा प्रोविजन है कि मसाला डोसा खाना एक अपराध है, लेकिन बावजूद इसके मैंने मसाला डोसा खा लिया और फिर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। अब देखो, मैं ये तो बोल नहीं सकता कि मसाला डोसा खाना अपराध है, क्या ये कानून है? क्योंकि कानून तो है इस केस में, दूसरे का जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं दूसरा केस का, कि सरकार ने ये कानून बना दिया है। लेकिन मैं कोर्ट में जाके बोलूंगा कि भैया ये क्या कानून है घटिया सा कि मसाला डोसा खाना अपराध है। कानून इलॉजिकल है, कानून अनफेयर है, कानून रीजनेबल नहीं है। मैं ये सारी चीजें कोर्ट में जाके बोलूंगा कि मुझे रिहा करो, क्योंकि जो ये कानून है कि मसाला डोसा खाना अपराध है, ये कानून अनफेयर है, इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है। तो ये जो चीज है ना जिसमें कानून पर ही सवाल उठाया जाता है, ये है सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस। और दूसरी चीज जिसमें सिर्फ प्रोसीजर पे या फिर कानून होने या ना होने पे सवाल उठाया जाता है, वो है प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। अब आपको कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए यस और नो। लेकिन अभी तो और अच्छी अच्छी चीजें इसमें आएंगी। एक और टर्म जो अक्सर आप सुनते रहते हो, प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आप पूछोगे सर ये प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ
दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ना दोनों चीजें आ जाती हैं, जैसा अभी हमने समझा, सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। लेकिन प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज जस्ट प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। फिर से बोलता हूं, प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज इक्वल टू प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। और जबकि ड्यू प्रोसेस में तो दोनों चीजें आ जाती हैं, सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। अगर वेन डायग्राम की सहायता से मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, बड़ा सर्कल, तो इसमें दो कंपोनेंट आएंगे, एक सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस और दूसरा प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। ये देखो, दो सर्कल इसमें आएंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, एक है सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस और दूसरा है प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। तो प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज जस्ट इक्वल टू प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। ये जो है ना, यही है प्रोसीजरल इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर ही आता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक बड़ी टर्म है, इसका स्कोप ज्यादा है, समझ गए? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यह भी चैलेंज किया जाता है कि जो कानून है वो सही है या नहीं है। लेजिस्लेचर ने ऐसा तो नहीं कि मुंह उठा के कोई भी कानून बना दिया है, कानून लॉजिकल होना चाहिए। यह चीज चैलेंज की जा सकती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। लेकिन प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का स्कोप कम है। इसमें सिर्फ यह बात चैलेंज की जा सकती है कि कानून एक बार बन गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कानून आप बनाओ, कैसा भी बनाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। कानून एक बार कानून होना चाहिए और उसके अंदर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना जरूरी है। फिर तो आप किसी से भी उसकी लाइफ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी सब कुछ छीन सकते हो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट निकल के आता है यूएस के संविधान से और प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का कंसेप्ट निकल के आता है जापानीज संविधान से। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमें बचाता है ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से बल्कि लेजिस्लेशन एक्शन से भी। मतलब ऐसा तो नहीं मतलब पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली ने कोई भी उल्टा सुल्टा कानून बना दिया हो। अगर कानून बना दिया है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत उस कानून को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने। लेकिन प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में ना कानून को चैलेंज नहीं किया जा सकता एज सच, भाई कानून गलत है ये चैलेंज नहीं किया जा सकता। चलो मतलब आपको क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। जब देखो संविधान सभा में डिबेट चल रही थी ना संविधान को लेके, तो गोविंद बल्लभ पंत ने बोला था कि संविधान में भैया ड्यू प्रोसेस क्लाज आप मत ऐड कीजिए। क्यों मना कर रहे थे गोविंद बल्लभ पंत? क्योंकि देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में तो ये चीज है ना, आप किसी से उसकी लाइफ, प्रॉपर्टी और लिबर्टी नहीं छीन सकते। जबकि गोविंद बल्लभ पंत का ये कहना था कि हमें तो देखो बड़े बड़े जो जमींदार लोग हैं उनसे उनकी प्रॉपर्टी छीननी है ना, जिनके पास बहुत बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है उनसे लेके हमें प्रॉपर्टी गरीब लोगों को देनी है। मतलब देश में लैंड रिफॉर्म्स लेके आने हैं। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रोविजन हमने संविधान में ऐड कर दिया ना, तो फिर हम लैंड रिफॉर्म नहीं ला सकेंगे, हम उन जमींदारों से प्रॉपर्टी नहीं ले सकेंगे जिनके पास में प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था कि ये जो प्रोविजन है मत ऐड कीजिए, इससे तो हम लैंड रिफॉर्म्स नहीं ला पाएंगे। इसके जवाब में सी राजगोपालचारी ने बोला, अरे आप चिंता मत करो, एक काम करते हैं, 3 चीजें हैं ना, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, एक को हटा देते हैं। आपकी चिंता प्रॉपर्टी को लेके है कि प्रॉपर्टी वर्ड है तो हम लैंड रिफॉर्म्स नहीं ला पाएंगे, हम 2 चीजें ऐड कर देते हैं, लाइफ और लिबर्टी, प्रॉपर्टी को हटा देते हैं। यह फॉर्मूला दिया था सी राजगोपालचारी ने। 30 अप्रैल 1947 तक इस बात को लेकर सहमति थी कि संविधान में यह प्रोविजन होना चाहिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ और लिबर्टी विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यही प्रोविजन आना था। लेकिन देखो बाद में BN राव जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे ना, जिनको काम दिया गया था कि आप संविधान के ड्राफ्ट को कंपाइल कीजिए, इन्होंने क्या किया, इस प्रोविजन में ना लिबर्टी के आगे पर्सनल लगा दिया। आयरलैंड का उस समय संविधान था ना, वहां से सीख के इन्होंने ना पर्सनल लिबर्टी लगा दिया, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। उस समय ना BN राव को ना यूएस के एक जज ने ना, फेलिक्स फ्रैंकफर्टर, इन्होंने एडवाइस दी थी कि आप अपने संविधान में ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये वर्ड ऐड मत कीजिए, ये बहुत वेग वर्ड है, इसको ना अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट किया जा सकता है। लेकिन BN राव ने ना यूएस के जज की बात नहीं मानी और बोला कि हम तो इस वर्ड को ऐड करेंगे ड्यू प्रोसेस। लेकिन बाद में एकदम से ड्राफ्टिंग कमेटी ने ना
ड्यू प्रोसेस वर्ड को हटा दिया और ड्यू प्रोसेस वर्ड की जगह एक वर्ड यूज किया, प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस होता तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कानून को भी चैलेंज करना आसान होता, लेकिन नहीं, संविधान निर्माताओं ने ड्यू प्रोसेस वर्ड को हटा दिया। फाइनली जब संविधान आया तो हमारे देश में संविधान का आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का जिक्र है, ड्यू प्रोसेस का जिक्र नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का स्कोप काफी ज्यादा है, हमने डिफरेंस को समझा। इसमें लॉ को भी चैलेंज किया जा सकता है कि लॉ सही है या गलत है। ये देखो, ये आज के समय में संविधान में आर्टिकल 21 है, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब काफी हैरानी वाली बात थी कि 1.5 साल पहले पूरी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने इस बात पे हाँ भरी थी कि हाँ, हम हमारे संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रोविजन करते हैं, लेकिन 1.5 साल बाद एकदम से सलाह उनकी बदल गई। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रोविजन नहीं किया गया, प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का प्रोविजन किया गया। लेकिन देखो, इसकी भरपाई की गई 2 चीजों के द्वारा। पहली चीज, 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि पार्लियामेंट जो है ना, इवन आर्टिकल 368 का सहारा लेके संविधान को अमेंड करके संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। तो सरकार सिटीजन से फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकती, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स छीनेगी संविधान को अमेंड करके तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अमेंड हो जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो संविधान से उसका बेसिक स्ट्रक्चर छीन सके। तो एक तो ये जो जजमेंट था ना, इस जजमेंट ने हमारे देश में ड्यू प्रोसेस को कुछ हद तक लाने का काम किया। समझ गए कि फंडामेंटल राइट सरकार नहीं छीन सकती, इवन संविधान को अमेंड करके भी। प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में तो यह बात बोली जाती है ना कि आप कोई भी कानून बना दो और कानून एक बार बन गया, कैसा भी हो, घटिया हो, तो फिर सिटीजन से उनकी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, वो सब चीजें छीनी जा सकती हैं। लेकिन 1973 के जजमेंट ने यह क्लियर कर दिया सरकार को कि आप देखो, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जिससे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो गड़बड़ा जाए। अब दूसरी चीज देखिए, 1978 में एक और केस सामने आया, इसने भी हमारे देश में इनडायरेक्टली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लाने का काम किया। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। जैसे देखो, बेसिक स्ट्रक्चर वाला जजमेंट था, उसने भी इनडायरेक्टली हमारे देश में ड्यू प्रोसेस को लाने का काम किया। दूसरी तरफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ने भी, इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 जो मैंने आपको यह बताया, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला आर्टिकल 21 ओपन टेक्सचर्ड है। मतलब कि बहुत अलग अलग ढंग से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, और हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि इसमें जो लाइफ और लिबर्टी वर्ड है ना, इनका स्कोप काफी ज्यादा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला कि आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। बेशक साफ तौर पे वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन ड्यू प्रोसेस इन्वॉल्व है आर्टिकल 21 में। और पर्सनल लिबर्टी के अंदर बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं, जैसे प्राइवेसी का अधिकार है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, यह भी पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है। तो 1978 की सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट ने ना इनडायरेक्टली ड्यू प्रोसेस लाने का काम किया और बोला कि आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस इन्वॉल्व है, और आर्टिकल 21 में जो पर्सनल लिबर्टी की बात बोली गई है, इसमें तो बहुत सारे राइट्स आते हैं जो कि सरकार सिटीजन से नहीं छीन सकती। जैसे राइट टू प्राइवेसी, ये सुप्रीम कोर्ट ने काफी बाद में आया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, सरकार ये राइट जनता से नहीं छीन सकती। तो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये दोनों जो जजमेंट्स है ना, एक बेसिक स्ट्रक्चर वाली केशवानंद भारती केस 1973 और दूसरा ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, दोनों जजमेंट्स ने इनडायरेक्टली हमारे देश में ड्यू प्रोसेस लाने का काम किया। बट अभी भी संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रोविजन होना चाहिए सीधा सीधा साफ तौर पर। यह पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यमन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आप यमन की लोकेशन देख लीजिए। यहां पे है यमन, ये ओमान, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर यूएई है,
और नीचे फिर सोमालिया, इथोपिया, ये सारे देश हैं, ये रेड सी हैं। बहुत सारे शिप्स यहाँ से गुजरते हैं, तेल लेके जाते हैं वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में। यमन में ना काफ़ी समय से सिविल वार चल रहा है। कौन कौन से एक्टर इन्वॉल्व हैं, क्या स्टोरी है, सबसे पहले वो मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूँ। सबसे पहले एक्टर है हाउथीज। हाउथी कौन है? देखो, ये जैदी शिया हैं, ये हैं जैदी शिया, मतलब कि शिया मुस्लिम्स हैं। और ये जो हाउथी रिबल्स हैं ना, इन्होंने यमन की सरकार के अगेंस्ट विद्रोह फूंका हुआ है 2004 के बाद से ही। 2004 में हाउथी रिबल्स ने, यानी यहाँ पे जैदी शिया मुस्लिम्स ने सरकार के अगेंस्ट विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और 2014 में यमन की जो कैपिटल है सना, उस पर कब्जा कर लिया। हाउथी रिबल्स को सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा। वैसे ईरान मना करता है कि हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये जग जाहिर है हाउथी रिबल्स को सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करके। और क्यों सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ईरान के द्वारा? क्योंकि जिन हाउथी रिबल्स ने विद्रोह फूका हुआ है ना सरकार के अगेंस्ट, उस सरकार को सपोर्ट किया जाता है सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के मित्र देशों के द्वारा। मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो वाली बात हो गई। यमन की जो सरकार थी उसको सपोर्ट किया जा रहा था सऊदी अरेबिया के द्वारा। और चूंकि सऊदी अरेबिया और ईरान में दुश्मनी है, तो यमन की सरकार का जो दुश्मन हाउथी रिबल्स, वो ईरान का दोस्त। तो इस प्रकार की सिचुएशन बन गई यमन में कि जो हाउथी रिबल्स है ना, वो प्लस में ईरान, और दूसरी तरफ कौन? यमन की सरकार, उसको सपोर्ट किया जा रहा सऊदी अरेबिया और उसके मित्र देशों के द्वारा। अब दूसरे एक्टर की बात करते हैं। यमन की सरकार में कौन है? देखो, 33 सालों तक तो यमन के जो शासक रहे वो डिक्टेटर रहे, अली अब्दुल्ला सालेह। बट अरब स्प्रिंग आई, अरब स्प्रिंग में इनको सत्ता से उखाड़ फेंका गया और 2012 में प्रेसिडेंट बने मंसूर हदी। 2012 में राष्ट्रपति बने कौन? हदी। अब तीसरे एक्टर की बात कर लीजिए, जिन्होंने 33 सालों तक राज किया, सालेह। ये फिर किसकी साइड रहे जब युद्ध स्टार्ट हो गया? जब हाउथी रिबल्स ने कुछ एरिया पर कब्जा कर लिया और इनकी गद्दी चली गई, राष्ट्रपति बन गए 2012 में मंसूर हदी, तो फिर ये किसकी साइड हो गए? सालेह। देखो, पहले तो इन्होंने ना हाउथी रिबल्स को सपोर्ट किया, लेकिन बाद में इन्होंने साइड चेंज कर ली और हदी को ये सपोर्ट करने लगे। लेकिन इसके बाद हाउथी रिबल्स ने इनको मार दिया, सालेह को मार दिया, जिन्होंने 33 साल तक रूल किया था। और 2012 में जिनकी गद्दी चली गई, इनको मार दिया गया हाउथी रिबल्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने साइड चेंज कर ली थी। अब एक नया एक्टर है साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ये एक सिसेशनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो कहती है कि यमन के साउथ में जो एरिया है ना, यमन के जो साउथ में एरिया है, उसको काट के एक अलग से देश बना दिया जाए, हमें यमन के साथ रहना ही नहीं है। ये कहना है किसका? साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का, कि हमें यमन के साथ नहीं रहना है, हमें साउथ का एरिया दे दो और हम उसको लेके अलग से एक देश बनाना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टर है सऊदी लेड कोलिशन। देखो हुआ क्या, 2014 में ना जब हाउथी रिबल्स ने कैपिटल पे कब्जा कर लिया, बहुत सारे एरिया पे कब्जा कर लिया, तो सऊदी अरेबिया को डर लगने लगा कि हाउथीज का कब्जा ना हो जाए यमन पे। अगर ऐसा हो गया, चूंकि सऊदी अरेबिया का बॉर्डर लगता है यमन के साथ में और हाउथी रिबल्स को ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, तो सऊदी अरेबिया को लगा हमारे दुश्मन देश की डोमिनेंस हो जाएगी यमन पे, यानी ईरान की। तो फिर सऊदी अरेबिया ने ना एक कोलिशन बनाया। कोलिशन मतलब जिसमें यूएई की आर्मी थी, सऊदी अरेबिया की आर्मी थी। ये कोलिशन क्या करने लगा, यमन में ना एयर स्ट्राइक करने लगा और हाउथी रिबल्स को मारने लगा। इन्होंने ना इनको भी अपने कोलिशन में शामिल कर लिया, साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को भी, जो अलग से देश बनाना चाहते हैं यमन से काट के अलग होके। इन्होंने बोला कि यार बाद में देखेंगे, पहले हाउथी रिबल्स
से तो निपटते हैं, तुम्हारे लिए अलग से देश बाद में देख लेंगे। इस कोलिशन में सऊदी अरेबिया ने यमन की सरकार को भी शामिल कर लिया। तो ये सारे लोग मिलकर हौथी रिबल्स से निपटने लगे, लड़ने लगे, जिसको हौथी रिबल्स को सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा। फिर इसके बाद अल कायदा भी है यहाँ पे, इस्लामिक स्टेट भी है, इतना ज़्यादा एरिया पे कब्जा नहीं है लेकिन एक्टिव है। फिर नेक्स्ट एक्टर यूएस और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिन पे आरोप लगता है कि आप सऊदी अरेबिया को हथियार प्रोवाइड कर रहे हो। और फिर सबसे लास्ट में यूएन, जो कुछ नहीं कर रहा, ज़्यादा कोशिश करता है सिर्फ। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कौन सा एक्टर डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे, कौन सा एक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है। देखो अभी तक क्या था, पावर प्ले का गेम चल रहा था यहाँ पे। एक तरफ सऊदी अरेबिया, यूएई जो कि सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ ईरान जो कि हौथी रिबल्स को सपोर्ट कर रहा था। बट आपको पता है, नहीं पता तो बता देता हूं, चाइना ने ना कुछ समय पहले मीडिएशन करवा दिया सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, मतलब शांति स्टैब्लिश करवा दी। तो दोनों जो लड़ रहे थे यमन में, दोनों ने बातचीत स्टार्ट की और डिसाइड किया कि देखो अब थोड़ी शांति लेके आते हैं, अब तो हमारे बीच में भी शांति हो गई है तो यमन में भी हम शांति लेकर आते हैं। तो अभी ना एक तरफ हौथी रिबल्स और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। 6 महीनों के लिए ना अभी शांति रहेगी, 6 महीनों के लिए लड़ाई नहीं करेंगे ये लोग आपस में। मीनवाइल क्या होगा, 2 सालों के अंदर अंदर यमन कैसा देश बनेगा, किसकी सत्ता होगी, कैसा संविधान होगा, सारी डिटेल्स निकल के आएंगे। लेकिन राइटर कहते हैं ये चीज़ें देखो इतनी आसान नहीं हैं, बहुत सारे डिफरेंस हैं सऊदी अरेबिया और हौथी रिबल्स के बीच में। कुछ चीज़ों को लेकर तो सहमति बन सकती है, जैसे प्रिजनर्स को आपस में एक्सचेंज कर लिया जाए, होदेइदा ये जो पोर्ट है और सना एयरपोर्ट, इसके चारों ओर जो ब्लॉकेड है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है ताकि ज़रूरी सामान की सप्लाई यहाँ पे हो सके, लोग भूख से ना मरे। लेकिन देखो कुछ चीज़ें हौथी रिबल्स की सऊदी अरेबिया नहीं मानेगा। जैसे हौथी रिबल्स का कहना है कि आप कंपनसेशन दीजिए पिछले 8 सालों में जो आपने यहाँ पे तबाही मचाई है। सऊदी अरेबिया बोलता है कि पैसा देखो हम आपको दे देंगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन आप इसे कंपनसेशन मत बोलिए। कंपनसेशन देने का मतलब तो ये हुआ कि हमने गलती की है, हम अपनी गलती मान रहे हैं। हौथी रिबल्स ने यह भी बोला है कि मीनवाइल आप यमन से जो तेल निकाल रहे हो उससे आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की और बाकियों की, मतलब जो एरिया हमारे अंडर है, जिसको जो एम्प्लॉयज चला रहे हैं उसकी भी सैलरी दीजिए। सऊदी अरेबिया बोलेगा कि यार आप तो हमारे दुश्मन हो, आपकी सैलरी हम क्यों दें। यूएई देखो ये चाहता है, यूएई चाहता है कि यमन से अलग होकर एक अलग सा देश बन जाए। जैसे ये जो एक्टर है ना साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, इसके पास जो एरिया है उसको निकाल के अलग से देश बन जाए, क्योंकि यूएई को लगता है कि ये अलग से देश बन जाएगा ना यमन को तोड़ के, तो यहाँ पे हमारी डोमिनेंस रहेगी। अब सऊदी अरेबिया को लगता है कि अलग से देश बनता भी है ना यमन को तोड़ के, तो यहाँ पे हमारी डोमिनेंस होनी चाहिए, यूएई की नहीं होनी चाहिए। मतलब सऊदी अरेबिया के कोएलिशन में भी आपस में डिफरेंसेस हैं। ईरान भी देखो इतने आसानी से, बेशक ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में शांति हो गई है, बट ईरान भी चाहेगा कि यमन में हमारी जो डोमिनेंस है वो बरकरार रहे। इससे रेड सी पर भी हम अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यमन में ईरान भी अपना अलग से रोल प्ले करेगा। कुल मिलाकर देखो लास्ट में ये बोला जाता है कि बहुत लोग मारे जा चुके हैं, 8 लाख लोग मर गए हैं, जिसमें 85,000 तो बच्चे हैं, $60 बिलियन का नुकसान हो गया है। आज भी 6 मिलियन लोग ऐसे हैं जो यमन में भूख से मरने की कगार पर हैं। तो देखो शांति जल्द से जल्द आनी चाहिए। अब जो बात चल रही है शांति, मतलब यमन कैसा होगा, उसमें अब यूएन यूएस जैसे देश भी रोल प्ले कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल खालिस्तान से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज 8 जुलाई है। आज कई सारे देशों में जैसे यूएस, यूके और कनाडा में जो प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं ना, उन्होंने कुछ रैलीज प्लान की हैं जो टारगेट करेंगी इन देशों में इंडिया के जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं और डिप्लोमेट्स हैं उनको। तो इंडिया की सरकार ने बात की है इन देशों के ऑफिशियल्स से कि आप हमारा वहाँ जो डिप्लोमेटिक मिशन है ना यूएस में, यूके में और कनाडा में, यानी इंडिया की जो एम्बेसीज हैं या फिर ऑफिसेज हैं ना, वहाँ पे आप ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। देखो हमने देखा कि पिछले कुछ समय से इन देशों में, खास करके ये 4-5 जो देश हैं ना, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,
इन देशों में प्रो खालिस्तानी जो ग्रुप्स हैं ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, रैलीज निकालते हैं, कई बार पेंटिंग कर दी जाती है इंडिया की एम्बेसी के दीवारों पर, कई बार जो ऑफिशियल्स हैं ना, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं, उनकी फ़ोटो लहराई जाती हैं, किल इंडिया इस प्रकार की बात बोली जाती है। कई बार ऐसी भी खबरें आई हैं डिप्लोमेटिक ऑफिसेज में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। इन खबरों ने ना भारत सरकार को काफ़ी चिंतित किया है। देखो यहाँ पर कंसर्न भारत सरकार का तो है ही, लेकिन ये जो देश है ना, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की सरकारें भी चिंतित होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप है ना, इनके जो मेंबर हैं आखिरकार सिटीजन तो इन्हीं देश के हैं ना। अगर ये सिटीजन्स वायलेंट हो रहे हैं तो ये तो इन देशों के लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए ना। तो इन देशों की जो सरकारें हैं वो सीरियस हों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स ना करें, देखें कौन कौन वायलेंस की बात कर रहा है, इंटेलिजेंस शेयर करें इंडिया की सरकार के साथ में। अगर इन देशों की सरकारों ने ऐसा नहीं किया ना तो 1985 जैसा हादसा हो सकता है, जिसमें एक एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ा दिया गया था, कनाडा की धरती से यह हादसा हुआ था। तो ऐसे हादसे फिर से हो सकते हैं। भारत की सरकार ने तो साफ साफ बोला है कि ये जो देश हैं कई बार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का नाम लेते हैं और कार्रवाई नहीं करते प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के ऊपर। भारत की सरकार का ये कहना है कि ये देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिसयूज है। आखिरकार इंडिया की सरकार ने काफी सारे स्टेप्स भी लिए, जैसे टिट फॉर टैट। जो यूके की सरकार है, इंडियन एम्बेसी को सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर सकी, तो भारत की सरकार ने भी आदेश दिया कि यूके की एम्बेसी जो है इंडिया में, उसके आगे से जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनको हटा दिया जाए, कोई सिक्योरिटी ना रहे। अगर आप हमारी एम्बेसी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हम भी आपकी एम्बेसी को सिक्योरिटी नहीं देंगे इंडिया में। इसके साथ साथ इंडिया ने पब्लिकली बोला कि यार तुम्हारे क्या कैपेबिलिटी है, तुम अपने आप को डेवलप कंट्री बोलते हो, वेस्टर्न कंट्री बोलते हो, सुरक्षा तुम दे नहीं सकते भारत की एम्बेसी को वहां पे। यानी पब्लिकली नेम किया भारत की सरकार ने इन देशों की सरकारों को। इवन कनाडा की सरकार के साथ तो डिप्लोमेटिक जो कॉन्टैक्ट है वो भी एक बार के लिए तोड़ दिया इंडिया की सरकार ने कि यार तुम एक्शन ही नहीं ले रहे हो खालिस्तानी ग्रुप्स के अगेंस्ट, तो हम आपके साथ बात नहीं करेंगे, कोई फायदा ही नहीं है आपसे बात करने का। और देखो यूएसए को छोड़ के बाकी जो देश हैं उनके टॉप डिप्लोमेट्स को इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने समन भी किया है कि आपके देखो आपके देश में क्या हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, एम्बेसी में तोड़फाड़ की जा रही है, तो आप यहाँ पे आइए। ऐसा डिप्लोमेट्स को सुनाने के लिए बुलाया फॉरेन मिनिस्ट्री ने इन देशों के डिप्लोमेट्स को इंडिया में। राइटर का देखो इस आर्टिकल में ये बोलना है, देखो इंडिया के सिटीजन्स हैं वहाँ पे उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, इंडिया की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, ये इंडिया के लिए कंसर्निंग चीज़ तो है। लेकिन देखो लैंड ऑर्डर को ना इंडिया को इन्हीं देशों पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा भी हुआ है कि हमला करने वाले भी यूके के सिटीजन, यूके या फिर कनाडा के सिटीजन, और विक्टिम भी यूके और कनाडा के सिटीजन्स। तो ऐसे केस में फिर अगर इंडिया बोलता है तो एक प्रकार से ये इंटरफेरेंस है। लेकिन हाँ देखो चुनौती बढ़ रही है प्रो सेपरेटिस्ट खालिस्तान ग्रुप्स की और अटैक्स भी बढ़ रहे हैं, तो इस केस में ना भारत सरकार और इन देशों की सरकारों के बीच में ना कोऑपरेशन होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ब्रिंकमैनशिप नहीं होनी चाहिए, आपने जो किया हम भी वो करेंगे। एक अच्छी डिप्लोमेसी की यहां पे आवश्यकता है, राइटर ऐसा बोलते हैं। अब देखो एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर सेक्शन में कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले कोयम्बटूर के जो डीआईजी हैं विजय कुमार, इन्होंने सुसाइड कर लिया। बाद में इनका जो सुसाइड है वो पोलिटिसाइज हो गया। कुछ लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं? सबसे पहला देखो बोल रहे हैं इनको डिप्रेशन था, डिप्रेशन के साथ जो मेंटल स्टिग्मा अटैच्ड है उसको लेके एथिकल इशू है कि कभी इन्होंने बताया नहीं किसी को। दूसरा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सुसाइड, सुसाइड का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है। नेक्स्ट वर्क प्लेस पे कोई डिप्रेशन को लेके, मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेके कोई सपोर्ट नहीं था। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड, मीडिया जो सुसाइड की रिपोर्टिंग कर रही है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट इशू प्राइवेसी का हनन हो रहा है, परिवार की जो पर्सनल चीज़ें हैं, किसी की पर्सनल लाइफ से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको पब्लिक में उछाला जा रहा है। तो ये सारे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं इस सुसाइड केस में। इसके बाद ये जो आर्टिकल है ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट एक अलग पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करता है। देखो झारखंड के काफ़ी सारे
ट्राइबल ग्रुप्स हैं वहाँ पे ना कस्टमरी प्रैक्टिसेस काफ़ी अलग हैं। जैसे एक गांव का जिक्र किया जाता है, गांव है 40 किलोमीटर दूर रांची से। गांव में एक पोस्ट होती है पहन, PAHAN, पहन। ये प्रिंसिपल प्रीस्ट होता है। ये जो पोस्ट होती है पहन प्रिंसिपल प्रीस्ट होता है। ये क्या काम करता है? ये डिस्प्यूट रिजोल्व करवाता है। गांव में अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट आ गया है लैंड को लेके, फैमिली को लेके, कोई भी डिस्प्यूट आ गया है ना प्रॉपर्टी को लेके, तो ये जो प्रिंसिपल प्रीस्ट है ना पहन, ये रिजोल्व करवाता है वो डिस्प्यूट। और इस प्रिंसिपल प्रीस्ट का यानी पहन का चुनाव कैसे किया जाता है? चुनाव देखो ऐसे किया जाता है जैसे एक मैन को, वुमन को या फिर बच्चे को उसकी आंखों पे ना पट्टी बांध दी जाती है और बोला जाता है कि आप गांव में घूमिए। एक लाठी लेके उसको भेज दिया जाता है, लकड़ी की स्टिक लेके, और बोल दिया जाता है गांव में घूमिए। घूमते घूमते जिस घर के आगे वो स्टिक रख देता है ना कि हाँ इसी घर का मैं चुनाव कर रहा हूं, तो उसी घर में जो मुखिया होता है ना, हेड होता है, उसी पर्सन को पहन यानी प्रिंसिपल प्रीस्ट के तौर पे चुनाव किया जाता है। और वो प्रिंसिपल प्रीस्ट बनके फिर गांव में जो भी लैंड संबंधित, फैमिली संबंधित डिस्प्यूट आता है ना, उसको रिजोल्व करवाता है। बहुत पावरफुल पोस्ट है ये पहन की। बट देखो अब ये चूंकि कस्टमरी प्रैक्टिस है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो ये ट्राइबल ग्रुप कह रहे हैं कि हम तो नहीं मानेंगे उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को। ये जो हमारी कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं ये सदियों से चलती आ रही हैं, हम इसे ही मानेंगे। अब बात सिर्फ देखो झारखंड के ट्राइबल ग्रुप्स की नहीं है, इवन मेघालय में और नागालैंड में भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनकी अलग से कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं जिनको प्रोटेक्ट भी किया गया है संविधान में। जैसे स्पेशल स्टेटस दिया गया है मेघालय के लिए आर्टिकल 371A में और नागालैंड को आर्टिकल 371G में। अब जैसे मेघालय में ना मैट्रिलिनियन सोसाइटी है, वहां पे ना प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जाता है, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई जरूरी नहीं कि ऐसा प्रोविजन किया जाए कि महिलाओं के द्वारा प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जाए। अब ट्राइबल ग्रुप जो है झारखंड में, इसमें एक प्रोविजन ये है कि महिलाओं का ना अपनी पति की प्रॉपर्टी पे तो हक है लेकिन फादर की प्रॉपर्टी पे हक नहीं है। तो ये ट्राइबल ग्रुप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर ये राइट दे दिया गया कि महिलाओं का अपनी फादर की प्रॉपर्टी पे भी हक है, तो हमारे यहाँ पे तो ना लूट खसोट मच जाएगी और बहुत ज़्यादा लैंड ग्रैबिंग हो जाएगी, हमारा पूरा सोसाइटी डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो ना सरकार को इन ट्राइबल्स के पर्सपेक्टिव से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सोचना चाहिए। ये पूरा आर्टिकल है। अब लास्ट में समरी आप देख लीजिए, समरी के माध्यम से हम रिवाइज कर लेते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि हमारे देश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रोविजन का एवोल्यूशन कैसे होता है। शुरुआत में आ रहा था लेकिन गोविंद वल्लभ पंत ने इसको अपोज किया, तो फिर प्रॉपर्टी वर्ड निकाल दिया गया सी राजगोपालचारी के कहने पे। फिर उसके बाद BN राव ने भी कहा था कि ये प्रोविजन हम लाएंगे, लेकिन एकदम से 1.5 साल बाद मतलब सहमति बन गई थी पूरी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, लेकिन ड्राफ्ट कमेटी ने फाइनली आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जिक्र नहीं किया बल्कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जिक्र किया। तो हमारे संविधान में मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं आया। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया 1973 में, जिसमें बोला गया कि इवन संविधान चेंज करके भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जा सकते। उसके बाद में मेनका गांधी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 21 है इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसमें ड्यू प्रोसेस भी शामिल है। समझ गए? तो ये डर था शुरुआत में कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया तो सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन खत्म हो जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन को खत्म नहीं किया बल्कि और ज्यादा सुप्रीम कोर्ट सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन लेके आया। जैसे कि देखो राइट ऑफ पेवमेंट ड्वेलर्स, जो फुटपाथ पे रहते हैं उनको हटाया नहीं जा सकता, उनको हटाना है तो कहीं और उनके लिए रहने की व्यवस्था करनी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। मतलब जो डर था फ्रीडम फाइटर्स का कि अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया तो जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनकी वेलफेयर के लिए कानून नहीं आ सकेंगे, वो डर गलत साबित हुआ। फिर येमेन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि हौथी रिबल्स और सऊदी अरेबिया के बीच में एंगेजमेंट हो रही है ताकि पीस इस्टेब्लिश की जा सके। बातों में काफ़ी सारे पेंच हैं। अभी हौथी रिबल्स कहते हैं सऊदी अरेबिया हमें सैलरी दे, येमेन से जो ऑयल निकाला जा रहा है वहाँ से, लेकिन सऊदी अरेबिया इसके लिए तैयार नहीं है। हौथी रिबल्स कहते हैं कि आपने पिछले 8 साल में तबाही मचाई है, उसके लिए कंपनसेशन दीजिए। सऊदी अरेबिया बोलते हैं पैसे तो हम दे देंगे लेकिन कंपनसेशन वर्ड इस्तेमाल मत करिए। हौथी रिबल्स का नेगोशिएशन में अपर हैंड है क्योंकि उनको पता है सऊदी अरेबिया अब छोड़ के जाएगा येमेन को, तो वो अपनी बात मनवाने के लिए
प्रेशर डाल रहे हैं। साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल ये अलग से देश बनाना चाहती है, यमन से अलग होके, यूएई इनको सपोर्ट करता है। ईरान भी इतना जल्दी यमन को छोड़ने वाला नहीं है, वो भी अपना जो डोमिनेंस है जो उसने कायम किया है हाउथी रिबल्स को सपोर्ट करके, वो डोमिनेंस बरकरार रखना चाहेगा ईरान। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब ये क्वेश्चंस हैं जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। 250 वर्ड्स में दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। हमारी आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।